नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आईआर के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो अभी पढ़ना चाहिए 68 को लेकर और 69 बीपीएससी को लेकर, उन पर फोकस करना चाहिए। डिटेल में मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा और क्यों पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को और कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, जिससे वीडियो समाप्त होने पर आईआर संबंधी आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो सबसे पहली बार देखने आए हैं, और जो पहले से देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए जहाँ भी हो सके। सोर्स भी मैं बता दूंगा और अपना प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैक्सिमम टॉपिक तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और बाकी टॉपिक का भी सोर्स मैं बता दूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग, अगर आपको आईआर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता हो तो किताब भी बता दूंगा जिससे आप पढ़ सकें। दूसरी चीज़ ये है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जो भी हो गया, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे निराश हो गए हैं जब से रिजल्ट आया है, उबर ही नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर दूसरे दिन आपको लगेगा, हर सप्ताह में एक आध दिन ऐसा लगेगा जिस दिन लगेगा कि क्यों ना छोड़ दें तैयारी, कुछ और कर लें, कुछ मिल नहीं पा रहा है। एक वर्ष में एक एग्ज़ाम देंगे, उसके पीटी में अगर फेल हुए तो फिर से एक वर्ष आपको पूरा इंतज़ार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कठिन होता है ये। इसकी तैयारी करना बहुत ही कठिन स्तर का होता है। अगर ढंग पूर्वक आप बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा कठिन होता है इसकी तैयारी करना, पहले ही मैं ये बता देता हूँ। तो अगर आपको निराशा होती है कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है या छोड़ देते हैं, कितना पढ़ना है, पढ़ने के बाद भी क्या होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं होती है, बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज होते हैं सिलेक्शन के, 2% से भी कम रेशियो होता है पीसीएस में सिलेक्शन का। यूपीएससी में तो 0.2% होता है सिलेक्शन का रेशियो। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है ना कि अगर आप पास कर जाएंगे, अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपकी आने वाली 4 पीढ़ियाँ जो हैं उसमें आपका नाम लेता रहेगा कि हाँ, मेरे वंश में कोई ऐसा था जो ये ऑफिसर बना था, जिसने ये एग्ज़ाम पास किया था। इसी उम्मीद के सहारे सब लोग टिके हुए होते हैं, इसलिए उस उम्मीद को मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, ठीक ना। कंटिन्यूटी बना के जो रखते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्लैमरस आजकल चला है ना कि मेरा 6 महीने मैंने पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया, या मैंने 1 साल बस तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हो गया, यकीन मानिएगा वो सब झूठ बोलते हैं। जो आप सुनते हैं कि टीना डाबी ने पहला अटैम्प्ट दिया और वो पास कर गई, ये सब भ्रम है। आपको पता है टीना डाबी की जो मम्मी हैं वो कोचिंग में ही पढ़ाती थी, यूपीएससी के ही कोचिंग में, और 11th से इन्होंने तैयारी शुरू किया था। 11th से बाजीराम और रवि का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उनकी सिस्टर जो है जिन्होंने पास किया वो भी 11th से ही पढ़ रही थी। 11th 12th ग्रेजुएशन 4 साल, 6 साल की तैयारी के बाद पहले अटैम्प्ट में निकला है, और उसमें भी तब जब घर में गाइड करने वाला इंसान हो। तो इन सब भ्रमों से थोड़ा सा दूर रहिए कि 6 महीने तैयारी करे, किसी का निकल जा रहा, आपका नहीं निकल रहा है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट निकल रहे हैं ना, पहला टॉप किया है फर्स्ट रैंक, और जिनका अंतिम रैंक होता है, यकीन मानिए यूपीएससी में मात्र 50 नंबर का फ़र्क होता है इनमें, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 100 नंबर। 100 नंबर के कारण वो फर्स्ट रैंक पर बैठा हुआ है, और वो 50 नंबर कम होने के बाद वो अंतिम रैंक पर बैठा हुआ है। कोई फ़र्क नहीं होता। पीटी में आपके 2 नंबर कम है तो आप पीटी में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो फर्स्ट रैंक बैठा हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति को तोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेहनत करते रहना चाहिए, आउटपुट ज़रूर मिलेगा आपको अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं। और अगर नहीं मिलता है रिजल्ट, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यकीन मानिए जो सिलेबस है इस यूपीएससी का या पीसीएस वगैरह का, अगर ढंग पूर्वक इसको आप पढ़ते हैं तो जीवन में कभी आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, भले कृषि ही क्यों ना करेंगे, दुकान ही क्यों ना चलाएंगे, लेकिन उसमें भी आप बेस्ट कर जाएंगे अगर ढंग पूर्वक आप पढ़ाई करते हैं तो। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, और मोटिवेशन का लेक्चर तो बिल्कुल नहीं लाता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं भाई, उनको पता होता है क्या करना है क्या नहीं। दूसरे को नीचा दिखा के खुद को ऊपर लाना, ये सब चीज़ें गलत होता है। तो बस पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। और ऐसा नहीं होता है कि हफ्ते में 7 दिन पढ़ना होता है, दिन में 10 घंटे पढ़ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, रिलैक्स होगा, 2 दिन घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, रिवाइज कर लो, बात ख़त्म, ठीक ना। ज़िंदगी
एक तरफ और पढ़ाई लिखाई एक तरफ, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके आज के अपने टॉपिक पर। आई आर आपका बीपीएससी GS1 में सेकेंड सेक्शन होता है, जिसमें लिखा होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ओके, पहले इसमें लॉन्ग फॉर्म के सवाल आते थे, जिसमें से आपको 3 सवाल मात्र हल करने होते थे। उसमें से मान लीजिए 2 IR का दे दिया तो आपका मुश्किल कम हो जाता था। अब इस बार शॉर्ट आंसर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो हो सकता है कि 5 छोटे छोटे सवाल पूछें, तो उसमें IR के सवालों की संख्या या करंट अफेयर के सवालों की संख्या आपको बढ़ जाएगी और आपको सभी सवाल हल करने होते हैं, ये भी फिक्स होता है। 67th में और 66th में, 66वीं में और 67वीं में IR के सवालों की संख्या कम कर दी गई, मात्र 2-2 सवाल पूछे गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन उससे पहले के पेपर में अगर आप जाएंगे तो आपको 3 सवाल तो मिनिमम मिलता ही था, अब 2 ही सवालों पर आ गया है। पिछली बार उन्होंने रूस यूक्रेन पूछा था और क्वाड के बारे में पूछा था 67th में, अगर मैं सही हो तो, हाँ क्वाड के बारे में ही पूछा था। तो IR के जो सवाल होते हैं ना, पहली बात ये होता है कि कम पढ़ाई में अधिक स्कोर मिल जाता है आपको। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस उतना भास्ट नहीं है। जो टॉपिक चर्चा में है उसको अगर आप ढंगपूर्वक मैप सही तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स की समझ है, थोड़ा सा IR को समझते हैं कि कैसे क्या घटना घटित हो रही है, तो आसानी से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाने होते, पिछली बार भी मैंने बताया था, सेलेक्टेड टॉपिक अगर आप पढ़ के जाएंगे तो भी आपका आराम से इसमें सवाल हल कर ले जाते हैं। लेकिन इस बार से थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर में वो IR के स्टैटिक पोर्शन से भी सवाल बना सकते हैं। IR के स्टैटिक पोर्शन क्या हो गया, जैसे नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, पंडित नेहरू जी ने शुरू किया था कि हम किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेंगे, ना तो हम समाजवादी गुट का सदस्य बनेंगे, ना हम पूंजीवादी गुट का सदस्य बनेंगे। तो नाम क्या है, एक स्टैटिक टॉपिक है। जैसे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जो हुआ था वो एक स्टैटिक टॉपिक था। इसके अलावा जैसे अभी आपसे पूछ सकता है क्या कि नाटो की क्या प्रासंगिकता है आज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकी गुट में एक सैन्य गठबंधन है, इसकी क्या भूमिका है आज, इससे जुड़े हुए ये सब क्या है, ये सब करंट के चर्चा के कारण ये स्टैटिक पोर्शन हमेशा चर्चा में रहता है। और इनकी समझ जब तक नहीं होगी आपको अच्छे से, आप भारत के IR को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। भारत की विदेश नीति का कुछ स्तंभ मैं बता देता हूँ। भारत की विदेश नीति का पहला स्तंभ है कि हम किसी भी सैन्य गुट का कोई सैन्य गठबंधन हम नहीं करेंगे, हम कोई भी सैन्य गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, हम किसी गुट का सदस्य नहीं बनेंगे। हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनते हैं लेकिन किसी गुट का सदस्य कभी भी नहीं बनेंगे। ये 2 मुख्य रूप से भारत के और स्तंभ हैं। एक तीसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और चौथा है कि हम किसी की अखंडता, संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करते हैं, किसी भी देश की हमारा भी कोई उल्लंघन ना करे। अखंडता, संप्रभुता क्या होता है, भारत के किसी अंदरूनी भाग में कोई दखल नहीं होना चाहिए किसी दूसरे देश का, हम किसी दूसरे देश के अंदरूनी भाग में कोई दखल नहीं अंदाजी करते हैं। तो ये कुछ स्तंभ बताए हैं मैंने आपको अपनी विदेश नीति का। ओके, बाकी पूरी दुनिया की विदेश नीति का एक ही स्तंभ होता है, वो होता है कि अपना फायदा। ओके, हमारा जब तक किसी से इंटरेस्ट अच्छा होगा, हमारा उससे रिलेशन अच्छा होगा, हमारा इंटरेस्ट जिस दिन ख़त्म हो जाएगा हम ही उसको धक्का देकर समुद्र में फेंक कर आएंगे। यही दुनिया की विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ होता है, नो इमोशनल रिलेशन। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक 68 को लेकर और 69 को लेकर आपको कौन कौन से पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, क्योंकि PDF तो पता नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा मैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि PDF है नहीं मेरे पास। भारत में G20 की बैठक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप इस किन की आयाम को पढ़ेंगे कि G20 की बैठक में कौन कौन सी समस्या आ सकती है, G20 की बैठक से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और G20 का भारत से क्या संबंध हो सकता है, भारत को क्या उससे फ़ायदा हो सकता है, और G20 को भारत से क्या फ़ायदा हो सकता है, भारत उससे क्या फ़ायदा उठा सकता है। इन दोनों चीज़ों पर आपको फोकस रखना है। तो पहला हो गया भारत में G20 की बैठक। दूसरा टॉपिक है आपका ऑकस समझौता।
ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। ऑकस समझौता पता ही है आपको, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इन तीन का न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर समझौता किया गया है, जिसमें अमेरिका पहली बार ऑस्ट्रेलिया को या किसी भी दुनिया के बाहरी देश को न्यूक्लियर सबमरीन देगा। क्यों देगा? क्योंकि अमेरिका को इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीन को टैकल करना है, इसलिए वो उसको न्यूक्लियर सबमरीन देगा। ओके, अगला टॉपिक है आपका तीसरा ऑकस के बाद, यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएन की प्रासंगिकता, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी सवाल आपके आ सकते हैं और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। और इसमें आपको डिटेल में इसलिए पूछ सकता है क्योंकि दुनिया में जितने भी, रूस में यूक्रेन में वॉर चल रहा है, चीन ताइवान का संकट है, अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध बहुत सारे में चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चलता रहता है, तो इन सब के कारण ये चर्चा में रहता है। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान का कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था, तो इसलिए यूएन की प्रासंगिकता हमेशा चर्चा में रहता है। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? चौथा टॉपिक, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध है। ओके, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो। क्यों ये है? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अभी कुछ दिन पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने एक दूसरे के व्यापार पर जो टैक्स लगाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी या अलग अलग टैक्स लगाते हैं, वो चीज़ हमने ख़त्म करने की कोशिश की है बहुत सारे उत्पादों से। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इससे यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये 3 स्टार टॉपिक हैं, जितने भी मैंने अभी आपको बताए ना, ये सभी 3 स्टार टॉपिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हैं। अगला है 5वां टॉपिक, वो है भारत और EU का संबंध। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन क्यों चर्चा में है? क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से तेल ले रहा है, इससे यूरोप को बड़ी दिक्कत आ रही है। वो तरह तरह के पैंतरे अपना रहा है भारत को रोकने के लिए। तो इस कारण से भारत और यूरोपियन यूनियन का संबंध, भारत और ब्रिटेन का संबंध काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत और EU एक दूसरे को क्या आयात निर्यात करते हैं, हमारे संबंध कहाँ पर अच्छे कहाँ पर बुरे हो सकते हैं, हम किन चीज़ों पर एक सहमत होते हैं, किन चीज़ों पर हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस आयाम से इस टॉपिक को पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला है 6ठा टॉपिक, ये सेकंड 2 स्टार का टॉपिक है, लेस इंपॉर्टेंट लेकिन पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, I2U2। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, USA और UAE। 2 बार आई लिखे, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इन चारों देशों का एक संगठन है जिसको सेंट्रल एशिया का क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्वाड। क्वाड अलग है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो भाग है, दक्षिण पूर्वी बोल रहा हूँ, जो खाड़ी देशों वाला एशिया का भाग है, उसका इसको क्वाड कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस संगठन के बारे में पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा है भी नहीं। किन किन क्षेत्रों में ये काम करती है उस आयाम को देख लीजिएगा, किन किन क्षेत्रों में ये काम करती है I2U2, किन किन चीज़ों को लेकर समझौता करने की और क्या भविष्य हमने अपनाने की कोशिश की है। बस इस आयाम को अगर आप देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक है जो पूछ चुका है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या पता फिर से पूछ ले, भारत और क्वाड। आपने पढ़ा भी होगा और ये 2 स्टार का ही टॉपिक है, लेस इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक है ये और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, हर साल चर्चा में रहता है, हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसकी चर्चा कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो भारत और क्वाड आप पढ़ सकते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8वां, वो है भारत और SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का सऊदी अरब जो है वो अभी ऑब्जर्वर कंट्री बना है, कुछ दिनों में इसका सदस्य बन सकता है SCO का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। SCO का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे और इसकी 2023 में जो बैठक होगी ना, वो भारत में होने वाला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। SCO किन क्षेत्रों में काम कर, जैसे इसका एक SCO का संगठन है रैट्स। ये क्या है? ये है आपका एंटी टेररिस्ट, एक बनाया गया है आतंकवाद के विरोध में। SCO में एक संगठन बनाया गया है जिसका मुख्यालय शायद ताशकंद में है, रैट्स का।
और ये आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है देशों को, एससीओ सदस्यों को। तो यहाँ से जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो भारत और एससीओ का जो है उसको ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। भारत की एससीओ में भूमिका, एससीओ हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदा हो सकता है, एससीओ से हम क्या क्या ले सकते हैं अपने लिए बेनिफिट, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, 9वां टॉपिक है आपका भारत और श्रीलंका। ये भी 2 स्टार का ही टॉपिक है। एससीओ 3 स्टार टॉपिक था, ये लेस इंपॉर्टेंट। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के संबंध, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उससे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो पूछे जा सकते हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे इसको। छोटा सा टॉपिक है, क्या कारण था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया और उसको भारत ने बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, भारत और श्रीलंका का ऐतिहासिक संबंध कैसा रहा है, भविष्य में हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर आप पढ़ सकते हैं इसको। ओके, 10वां टॉपिक है आपका भारत और रूस। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रूस का पिछले हफ्ते ही विदेश नीति का उनका जो सालाना रिपोर्ट होता है वो जारी हुआ है। उसमें उन्होंने भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से दुनिया के सबसे अच्छे रिलेशन वाले देशों में उन्होंने पहला स्थान दिया है। उन्होंने बोला है कि भारत के साथ रूस का रिलेशन बहुत मायने रखता है उनके लिए, उतना चीन के साथ भी रिलेशन मायने नहीं रखता है उनके लिए। तो भारत और रूस का जो संबंध है, हम किन किन क्षेत्रों में हमारा संबंध है, जैसे हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम तेल रूस से बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, 27% करीब में हमने तेल खरीदा है रूस से। और हम रूस पर क्यों इतना डिपेंडेंट हैं? तो सैन्य हथियार हमारे अधिकांशतः वहीं से आते हैं। इंडियन एयरफोर्स के रिपोर्ट, कैग के रिपोर्ट में जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं उनके रिपोर्ट में ये चीज़ बाहर आया कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो इक्विपमेंट चाहिए थे रूस से वो बहुत सारे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि रूस जो है वो वॉर में फंसा हुआ है। इसलिए तो भारतीय सेना को मतलब कमी जो पार्ट्स होते हैं हथियारों के, एयरप्लेन के, उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भी ये भारत और रूस का संबंध चर्चा में है। इस चीज़ का ध्यान रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक संबंध है हमारा, हमेशा से ही अच्छा संबंध रहा है हमारा रूस के साथ। तो इसको जितने आयाम हो सके, व्यापार का, संस्कृति का, सैन्य का, सामरिक का, इन सब का आपको अच्छे से इसका तैयार करके जाना है भारत और रूस के संबंध को। ओके, 11वां टॉपिक है भारत और रूस के बाद भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इकोनॉमी हो और टेररिज्म हो, आतंकवाद हो, सामरिक हो, ऊर्जा का सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, जल समझौता हो, कुछ दिन पहले ही जल समझौता हमने किया है, और व्यापार हो, सब में हर तरफ से हम लोग एक दूसरे के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश का व्यापार बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश की पिछले साल जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत यात्रा पर भी आई थी। काफ़ी दिनों को उनकी भारत की यात्रा हुई थी, इसलिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं। तो हम दोनों के संबंध में समस्या कौन कौन सी है और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो सकते हैं या हो रहे हैं, और किन किन समस्या का समाधान करना भी ज़रूरी है। बस यही आयाम आपको फोकस करना है, बाकी भारत बांग्लादेश के संबंध में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, अगला टॉपिक है आपका 11 टॉपिक हो गया, 12वां है। ये अभी अभी चर्चा में आया है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे तो यूपीएससी में भी सवाल बनने की प्रबल संभावना बन रही है। वो क्या है? वो है कि वर्ल्ड ट्रेड में, विश्व व्यापार में डॉलर की जगह रुपया, चीन की करेंसी, जापान की करेंसी, क्या कोई और विश्व की, जैसे ब्रिक्स के देश कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉलर में व्यापार ना करें। ब्रिक्स के जो शामिल देश हैं, ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका, ये दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। अब ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी डेवलपिंग नेशन में आते हैं। तो ये अगर डॉलर में व्यापार करना छोड़ देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। अमेरिका का जो प्रभुत्व है, अमेरिकी जो प्रभुत्व है किस चीज़ को लेकर है? इकोनॉमी को लेकर है। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त है कि दुनिया में सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, और वो किस पर आधारित है? तो डॉलर पर। तो अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी कमज़ोर होगी। अमेरिका की इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो सुपर पावर का जो उसका स्टेटस है वो कमज़ोर होगा।
डॉलर पर कुछ ज़्यादा ही प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बोल रहे हैं कि हम डॉलर में ये नहीं करने देंगे, तेल नहीं खरीदने देंगे, हम व्यापार नहीं करने देंगे। तो इन देशों ने डिसाइड किया कि आप डॉलर लेके नाचोगे तो हम डॉलर का यूज ही छोड़ देंगे। जैसे भारत और रूस का जो तेल का व्यापार हो रहा है वो भारतीय रुपये में हो रहा है। भारत और ईरान का जो व्यापार हो रहा था वो भारत के रुपये में हो रहा था। इसीलिए रुपए के डॉलर की जगह पर दुनिया की बाकी करेंसियों को महत्व देना शुरू किया है देशों ने। तो इसका क्या वर्ल्ड इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है, वर्ल्ड रिलेशन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। क्या था, विश्व व्यापार में डॉलर की जगह रुपया, चीनी करेंसी या ब्रिक्स जो करेंसी लाने की सोच रहा है, ब्रिक्स देश जो बिना डॉलर के व्यापार करने की सोच रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अगला टॉपिक है आपका ब्रिक्स का प्रभाव। ये 13वां टॉपिक है आपका, ब्रिक्स का प्रभाव। ब्रिक्स का क्या आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर आप डिटेल में पढ़िएगा कि ब्रिक्स का कैसे क्या काम कर रहा है, कौन कौन से देश इसमें शामिल होना चाहते हैं और हम दुनिया में क्या अपना स्टेटस रखते हैं, हम किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ब्रिक्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। ओके, नाटो की प्रासंगिकता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाटो की प्रासंगिकता। ओके, अगला एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ हुआ है कुछ दिन पहले ही, वो है आपका, वो मैं बता देता हूँ, वो है आपका 15वां टॉपिक। वो है कि खाड़ी देशों में शांति, खाड़ी देशों में शांति की स्थापना। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोई सोच नहीं सकता था वो चीज़ें हो रही है। इसमें चीन मदद कर रहा है, किन दो देशों की जो एक दूसरे के हमेशा से ही कट्टर दुश्मन रहे हैं, सऊदी और ईरान। एक शिया बहुल देश है ईरान, और सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद से इन दोनों में कन्फ्लिक्ट रहा है शिया सुन्नी का, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इतना घृणा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद युद्ध सब जगह उलझे पड़े हैं। यमन में दोनों लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह के माध्यम से ये लोग फ़िलिस्तीन में लड़ रहे हैं। तो सब जगह इनकी लड़ाई होती रहती है, बेरूत वगैरह में भी लड़ रहे हैं, तो सब जगह लड़ते रहते हैं। तो इसलिए इनके बीच में शांति समझौता हुआ है और चीन ने इनकी इसमें मदद की है। एक दूसरे के यहाँ इनका दूतावास तक नहीं था, इतना ज़्यादा दुश्मनी था इनका, है ना। तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता हो रहा है। सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का सहयोगी है और ईरान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है, यानी कि अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है, चीन का प्रभाव बढ़ा है। इसीलिए ये दोनों देश चीन के प्रभाव के कारण इसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी चीज़ है ना ये। यहाँ से सवाल क्या पूछेगा कि खाड़ी देशों में होने वाली शांति स्थापना से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी देशों में अगर शांति होगी तो उसका भारत पर प्रभाव। अब देखो, पहले भारत को क्या होता था, सऊदी अरब से तेल लिया तो ईरान नाराज़, ईरान से तेल लिया तो सऊदी अरब नाराज़, ईरान से अच्छे रिलेशन हुए तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था, और सऊदी अरब से अच्छे रिलेशन हुए तो ईरान नाराज़ हो जाता था। इससे क्या होगा कि भारत को कोई बैलेंस करके नहीं चलना पड़ेगा। किसी से भी अच्छा रिलेशन होगा तो आपको भारत को ईरान का जवाब नहीं देना पड़ेगा, सऊदी अरब का जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस पर हम लोग डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। ओके, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका, खाड़ी देशों में शांति का प्रभाव। और यूएई इजराइल का भी समझौता हुआ है, जिसको अब्राहम एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यूएई और इजराइल जो है इनके बीच में भी समझौता हुआ है, यानी कि खाड़ी के जो देश हैं उन सब में शांति स्थापित हो रही है धीरे धीरे। सारा कुछ मैंने बता दिया, कौन कौन से, यही जितने मैंने टॉपिक बताए 15 टॉपिक करीब में, इन्हीं में से मैक्सिमम सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा विदेश नीति के कुछ स्टैटिक टॉपिक होते जो मैंने पहले ही बताया, जैसे कौन से मैंने बताया, नाटो, वारसा पैक्ट, नाटो एक दूसरे के विरोधी हैं। वारसा रूस का प्रभुत्व वाला था, नाटो अमेरिका का प्रभुत्व वाला है। वारसा ख़त्म हो गया, नाटो आज भी है। इसके अलावा CTBT, ओके, उसके बाद से नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इनको पढ़ना कहाँ से है। किसी को अगर शौक़ हो IR पढ़ने की, बहुत आपको मज़ा आ रहा हो, तो एक BP दत्त की बुक आती है, VP दत्त की बुक आती है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति।
स्वतंत्र भारत की विदेश नीति। पतली सी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। भारत में विदेश नीति कैसे रही है पंडित नेहरू से लेकर, और शायद उसमें नरेंद्र मोदी जी तक का नहीं है, उसमें मनमोहन सिंह जी तक का है, तो उसको पढ़ सकते हैं। बेहतरीन किताब है, यूपीएससी के लिए है स्पेसिफिक। तो अगर आपको शौक ना हो तो कृपया ना पढ़ें उसको, ओके। बाकी एक मैगजीन आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके, पर मंथली, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएगा, अगर शौक हो तो पढ़ सकते हैं। वैसे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कहीं से अरेंज कर लें तो वो भी आपका कल चल जाएगा। 12th की एनसीईआरटी है, जिसमें भारत और विश्व करके है टॉपिक, भारत और विश्व, भारत और वर्ल्ड। वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन जितने मैंने बताए हैं, नाम वगैरह और सीटीबीटी और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल में मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। 12th की एनसीईआरटी है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें कोटेशन भी आपको मिल जाएंगे पंडित नेहरू के, या अलग अलग विदेश नीतियों के लेकर अलग अलग लोगों के कमेंट वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो 12th की एनसीईआरटी भारत और विश्व, उसको आप पढ़िएगा। उसमें IR के स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा। बाकी करेंट अफेयर के लिए अपने चैनल का जो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं दे दूँगा नीचे, इस 15 में से 13 टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बच्चों को जैसे मैंने समझा कर पढ़ाया हुआ है, उसको पढ़ के उसमें अंत में सवाल भी दिया है मैंने। उस सवाल को बना के उसका नोट्स बना के अगर आप रख लेंगे, PDF अपलोड है वैसे चैनल पर, PDF चैनल पर अपलोड है सारे IR के टॉपिक का, ढूंढना है बस आपको। तो PDF उसका लेके अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से 80% टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी जो कुछ टॉपिक नए हैं उनको मैं ज़रूर करवा दूंगा, और जो टॉपिक मैंने बता दिए हैं प्लेलिस्ट में उनको जाकर ज़रूर देखिएगा, सारे तैयार हो जाएंगे, वहाँ सब बेहतरीन पढ़ाया हुआ है मैंने, ओके। इसके अलावा विजन IAS का जो विजन का मैगजीन आता है 365 IR, उसको आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा। जिनका 68वीं है वो तो अभी पढ़ लें, उसमें से टॉपिक चुन के, और जिनका 69 का मेंस देना है वो उस समय पढ़िएगा। लेकिन IR के टॉपिक इतने जल्दी बदलते नहीं हैं, यही सब टॉपिक कुछ तेल मसाला लगा के उस समय भी पूछा जाएगा, तो यही सब चीज़ें उस समय भी पूछी जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी IR के लिए एक अवेयरनेस चाहिए होता है, जो डेली न्यूज़पेपर से आपको मिल जाएगा, और डेली अगर आप न्यूज़ देखते सुनते होंगे अच्छी जगह से तो वहाँ से मिल जाएगा। संसद TV के डिबेट वगैरह में भी IR के अच्छे टॉपिक हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से मिल जाएगा। सारा सोर्स भी मैंने बता दिया है, टॉपिक भी बता दिया है। अब एक काम आपको बस करना है, वो क्या है? पहला तो वीडियो को लाइक करना है, और दूसरा वीडियो को शेयर करना है, और तीसरा जिन्होंने नोट कर लिया उनको बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद, आपने नोट किया। और आपके मेहनत को मैं कम कर देता हूँ, मैंने नहीं बताया था इसीलिए। आपको ये सारा टॉपिक लिखित फॉर्म में मिल जाएगा PDF। आपने नोट इसलिए मैंने आपसे करवाया है क्योंकि अपना नोट किया हुआ ना आपको याद रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने लिखा है, नहीं तो बच्चे काम चोरी करते हैं। नोट कर लिया, अब आपको PDF भी मिल जाएगा, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो जैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।